ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के एलिमेंट पढ़ते हैं 3D सीरीज के, जिनकी हम कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मैग्नीज कर लिया था, ये चल रहा था, मैग्नीज चल रहा था। मैग्नीज में हमने ये देख लिया था कि मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। ठीक है, मैग्नीज जो होता है उसमें डी कक्षक या डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड होता है, अर्धपूरित होता है, d5s2 होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें मिलती है, मैग्नीज में मिलती है। +2 से लेके +7 तक मिलती है। ठीक है, इसके बाद में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल देंगे तो आपका डी जो ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ से नहीं रहेगा, और जब डी का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो हम आगे उसके कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। इसलिए +7 तक ही ये स्टेबल होता है, उसके आगे ये और इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, अब इसमें क्या था कि अगर हम इसका और देखें, खनिज देखें, तो वो कौन सा होता है, पाइरोलूसाइट। ठीक है, पाइरोलूसाइट है। पाइरोलूसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, MnO2, यानी मैग्नीज का एक ऑक्साइड होता है ये। ठीक है, इससे हम बहुत आसानी से मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको निष्कर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट क्या है कि अगर +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे मैग्नीज की, तो इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होता है ये। ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन भी होता है। अगर डी ट्रांजिशन होता है तो ये सारे क्या होते हैं, इसके कंपाउंड जो है वो कौन से होंगे, रंगीन होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ के, है ना। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, D0S0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मैग्नीज का ऑक्साइड बनाते हैं तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर हो सकता है। ठीक है, ये हमारे मेन पॉइंट थे मैग्नीज के। अब आपको अगर एसिडिक और बेसिक नेचर देखना है, ठीक है, तो मैग्नीज है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और एसिडिक नेचर है तो ये क्या करता है, किसी भी बेस के अंदर अगर बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत आसानी से करेगा। ठीक है, या फिर हम इसका देखें कि रिड्यूसिंग नेचर है, अपचायक प्रवृत्ति है या ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है, तो ये क्या करता है, अगर हमारी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से बेसिक नेचर शो करेगा, यानी जितना ज्यादा हमने यहाँ पे, जैसे हमने Mn+7 लिया है, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी होगी। जितनी कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका बेसिक नेचर होगा, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। और जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे Mn+2 की बात करें तो उसका नेचर कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है, ये हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं। ठीक है, जितना कम पॉजिटिव चार्ज यानी उतनी ही कम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनों की, उतना ही वो कम इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज है इसके ऊपर, यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस में, उतना ही ये क्या होगा, बेसिक होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, एसिडिक होगा, सॉरी, एसिडिक होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है, ये कंपैरिजन है, आपको पता होना चाहिए कि Mn+2 है तो उसका नेचर क्या होगा, Mn+7 है।
अब ये आपको आयन की फॉर्म में नहीं, ये कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकता है कि हम क्या कर दे, हम कोई कंपाउंड ले लें MnO4 माइनस, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो इसमें कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की, MnO4 माइनस, इसमें मैग्नीज की सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर पता चलेगा कि ये जो यौगिक बना है या कंपाउंड बना है ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे Mn क्या है, +7 में है। कैसे है कि ये देखो 4 ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, 4 पे कितना होगा -8, टोटल पे क्या है -1 का चार्ज है, तो ये क्या होगा +7 है ना। यानी यहाँ पे क्या है Mn +7 की फॉर्म में है। Mn अगर +7 की फॉर्म में है तो मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मैग्नीज की, ठीक है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, सारे संक्रमण श्रृंखला की, ठीक है। अब अगर इसका कलर देखें तो हमें पता है पोटेशियम पर मैग्नेट की MnO4 लिखते हैं हम, है ना। इसके साथ अगर पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज जोड़ दी हमने पोटेशियम, तो KMnO4 जो है वो कलर्ड होता है ना, उसका कोई ना कोई कलर होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल सा कलर होता है ना, वॉयलेट पर्पल सा, ठीक है। तो ये कलर किसकी वजह से होगा, अगर Mn +7 है हमारा, तो हमने क्या कहा कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 S0 है, फिर भी इसमें कलर है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण की वजह से होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगर अच्छा मैग्नीज से बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक अगर हम मैग्नीज के बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर कौन से कंपाउंड बनेंगे, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, अष्टफलकीय संरचना बनाते हो। मैग्नीज की चतुष्फलकीय संरचना या वर्गाकार समतलीय संरचना कम बनती है। मैग्नीज के जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है, ठीक है। ये इसके कुछ मेन पॉइंट है। इसमें जैसे आपने क्रोमियम में देखा वैसे ही मैग्नीज के अंदर भी जो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें डी ऑर्बिटल खाली होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है फिर भी कलर है, तो उसका रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। दूसरा क्या कि मैग्नीज है ट्रांजिशन 3D ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +7 तक, ठीक है। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं, मैग्नीज में कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं और पीछे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ये 3 या 4 मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आयरन। ठीक है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप इधर बैठो, इधर से आओ। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैग्नीज के जस्ट पास वाला है तो ये क्या होगा 3d6 4s2 होगा, ठीक है। अगर ये 3d6 4s2 है तो इसमें ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने रहेंगे, 4 रह जाते हैं। मैग्नीज में सबसे ज्यादा 5 थे, तो आयरन पे जाने पे क्या है, ये 4 रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन कोबाल्ट की, तो ये क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो इनके अनुचुंबकीय होने का रीजन क्या है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किसके बेस पे देखते हैं,
इसको हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर अरेंज होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो जिसे हम बोलते हैं क्या, फेरोमैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयरन जो है, आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम मैग्नीज के पास थे 5, लेकिन सेकंड नंबर पे आ रहा है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या, इसका नेचर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इसका अगर हम और देखें, खनिज देखें, तो क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, ये क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। हेमेटाइट जो है उससे हम आयरन बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आयरन से आगे जाएंगे कोबाल्ट तक, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपके हाई रहेंगे, लेकिन अगर निकल और कॉपर पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेंड पढ़ा था, तो वहां पे क्या है, जिंक जो है उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस तरफ जब भी हम जाएंगे तो आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आयरन और कोबाल्ट तक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, और ये जो मेटल है ये कठोर और ब्रिटल, भंगुर रहती है, हार्ड और ब्रिटल रहती है। उसके बाद में अगर निकल और कॉपर की बात करते हो तो वो वहां पे क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 2 होती है, एक +2, एक +3। आपको आयरन के जितने भी कंपाउंड मिलेंगे वो ज्यादातर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3d5,4s0 हो जाता है ना। +3 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकला, टोटल क्या आया, 3d5,4s0, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, +2 और +3 का, तो स्टेबल कौन सी होगी, +3 वाली ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, आयरन +2 और +3 में से +3 वाली ज्यादा स्टेबल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल यहाँ पे हमें मिल रहा है जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा अब ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे ये बनाएगा Fe2O3, Fe3O4। ठीक है, इन दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स बनते हैं आयरन के, Fe2O3 और Fe3O4। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आयरन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जितने भी उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं वो सारे क्या होंगे, अष्टफलकीय होते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कम से कम हम 6 लिगेंड को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इससे जो बनने वाले कंपाउंड है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, +2 और +3 है, यानी यहाँ पर अभी भी डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे, कलर्ड होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है, और डीडी ट्रांजिशन जितना ज्यादा होता है, कलर की डार्कनेस उतनी ज्यादा होती है। डीडी ट्रांजिशन जितना कम होगा वो उतने ही लाइट होते जाएंगे कलर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्ट है, मोहर सोल्ट जिसे हम बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। ठीक है, मोहर लवण या मोहर सोल्ट, ये क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट को ही क्या बोला जाता है, मोहर लवण बोला जाता है। कॉमन नेम है मोहर लवण। है क्या ये, फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी इसमें 3 आयन मिलेंगे आपको, एक फेरस,
एक अमोनियम का और एक सल्फेट का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4 NH3 का होल ट्वाइस। एक सही से लिखो, ये इस तरह से होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4 6H2। ये मोहर सोल्ट होता है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में हमें लिखना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, FeSO4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस, इस तरह से, और इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये मोर सॉल्ट होता है। ठीक है, बैलेंस है सारा। अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, 2 पे क्या हुआ +2, सल्फेट पे -2, आयरन +2 का है, सल्फेट -2। ठीक है, टोटल क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमारा आयरन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2। ठीक है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कम होगी, 3d7 4s2। ठीक है, यहाँ क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन और कम हो गए। कोबाल्ट की ज्यादातर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है, और +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा अगर और की बात करें तो स्मार्टाइट, इसका और है स्मार्टाइट, खनिज है। स्मार्टाइट से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्मार्टाइट होता है कोबाल्ट का आर्सेनिक के साथ कंपाउंड। ठीक है, एक चीज और कि ये जो है चांदी के समान सफेद रंग की धातु होती है, सफेद चमकदार। ठीक है, ब्राइट व्हाइट कलर की मेटल होती है, सिल्वर की तरह। ठीक है, कोबाल्ट जो है उसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन डालें, न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ काम में आते हैं, रेडियो आइसोटोप बनाने के, है ना, रेडियो एक्टिव कंपाउंड बनाने के काम में आते हैं, या फिर उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन से। तो कोबाल्ट पर अगर न्यूट्रॉन्स डाले जाते हैं या उसकी बमबारी की जाती है, बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो ये क्या बनाता है, कोबाल्ट 60 बनाता है, जो कि क्या है, एक रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, रेडियो सक्रिय है। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। कौन सा, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर 2 टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट होता है, एक बिनाइन होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है, आई थिंक इसके अंदर जो आपकी सेल्स है जो बहुत जल्दी डिवाइड होती है, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती रहती है, तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आते आते क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, निकल और कॉपर में और ज्यादा कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी आघात वर्धनीयता तो जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आयरन के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोबाल्ट के भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं।
ठीक है, और वो भी कौन से, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बनते हैं, ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या फलकीय संरचना के बनते हैं। ठीक है, अगर इनकी हैलाइड्स की बात करें, कंपाउंड्स की बात करें, तो COF3 मिलता है सिर्फ, यानी कोबाल्ट का ओनली फ्लोराइड मिलता है, इसके अलावा बाकी के हैलाइड आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो याद रखना, कोबाल्ट का सिर्फ कोबाल्ट फ्लोराइड मिलता है, इसके अलावा बाकी के हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाते। ठीक है, ठीक, इसके बाद में बचा है निकल और कॉपर, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, निकल और कॉपर में क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे कलर, ये इसके जो कंपाउंड है वो क्या होंगे, हमेशा कलर्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और इन दोनों में ही डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी ट्रांजिशन भी होगा, अगर डी ट्रांजिशन होता है तो ये कलर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे अगर जाएंगे निकल और कॉपर पे, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाएगी मेटल सारी, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, कलर उनका कम रहेगा। इसके अलावा अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं निकल और कॉपर, तो वो ज्यादातर क्या बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के बनेंगे, यानी या तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल बनेंगे। ठीक है, और उसमें भी निकल के जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि वीक लिगेंड के साथ बनते हैं, वो कौन से बनते हैं, टेट्राहेड्रल बनते हैं, बाकी आपके स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। ठीक है, सेम ही क्या है कॉपर के अंदर है। ये कल हमारी यूनिट का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में अपने सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड के अंदर कौन कौन से आएंगे, 4D और 5D वाले। ठीक है, अच्छा 4D और 5D में क्या है, सिर्फ रिविजन बचेगा हमारा, क्योंकि हमने ट्रेंड पढ़ लिया, 3D की सारी एलिमेंट के मेन पॉइंट पढ़ लिए, तो उसी ग्रुप का पहला पहला हमने पढ़ लिया है, बाकी ग्रुप के दोनों पढ़ने हैं, तो वो सिमिलर रहेंगे, तो आपको बिल्कुल